कातिलाना इश्क तेरा। वाराणसी महादेव की नगरी के रूप में जाना जाता है। यहाँ रोज हजारों लाखों श्रद्धालु आते हैं जो महादेव के दर्शन करके तृप्त होते हैं, और बहुत विदेशी भी आते हैं जो यहाँ की संस्कृति, सभ्यता और यहाँ के रहन सहन और त्योहारों के बारे में जानना चाहते हैं। जैसे महादेव यहाँ के राजा हैं, इस तरह यहाँ राज करने वाला कोई और भी था। वाराणसी की सकरी गलियों में 4 से 5 लड़कियां एक दूसरे के साथ मस्ती करते हुए यहाँ वहाँ का बाजार देख रही थी। उसमें से एक लड़की, जिसका नाम रिद्धि था, उसने अपने फ्रेंड को देखते हुए कहा, यार अवनी, तू कम से कम आज तो अच्छे कपड़े पहन लेती, मेरा मतलब है ढंग का ड्रेस पहन लेती। तुझे पता है ना यहाँ के लोग कितने पुरानी सोच वाले हैं। अवनी ने मुस्कुराते हुए रिद्धि को देखा और कहा, छोड़ ना यार, हमें दूसरे से क्या मतलब, सबकी अपनी अपनी सोच होती है और मैं किसी बंधन में बंधकर नहीं रह सकती, समझी। और तुझे तो पता है ना मेरे बारे में। अवनी की उम्र यही कोई 19 साल रही होगी। देखने में बेहद खूबसूरत, उसके बाल उसकी कमर तक आते थे, बड़ी बड़ी आंखें, होठ गुलाबी, दूध की तरह गोरा रंग, हाइट 5 फुट 2 इंच, नाजुक सी दुबली पतली सी, फिगर इतना अच्छा कि जो देखे तो बस देखता रह जाए। अवनी इस वक्त ऊपर एक क्रॉप टॉप पहना था और उसके पेट पूरी तरह से रिवील हो रहे थे, और उसने एक हॉट पैंट पहना था जो आजकल की लड़कियां पहनती हैं। उसकी थाई पूरी तरह से रिवील हो रहे थे, जिसकी वजह से वह सभी की नजरों में आ रही थी। वह वाराणसी के बाजार में घूम रही थी। वह जहाँ जहाँ जाती सभी लोग उसे देख रहे थे। अवनी ने अपना सर खुजलाते हुए रिद्धि से बोली, यार तूने सही कहा था, सब कैसे घूर रहे हैं मुझे, पर हम मुंबई में रहते, वहां तो ऐसा कोई नहीं करता। तभी सिया हंसते हुए बोली, बेटा वह मुंबई है, वहाँ सब कुछ चलता है, पर यहाँ लोग थोड़े पुराने विचार वाले हैं। अवनी ने सिया की तरफ देखते हुए बोला, छोड़ना, मुझे क्या करना है, मैं तो यहाँ से पायल की शादी अटेंड करने आई हूँ। रिद्धि ने मुस्कुराते हुए कहा, ओए बेवकूफ लड़की, पायल की शादी नहीं, पायल की बहन की, मीरा की शादी। अरे हाँ वही। गंगा के घाट पर लाइन से 3 कार आकर रुकी। आगे की कार में कुछ बॉडीगार्ड बैठे हुए थे और पीछे की कार में भी बहुत सारे बॉडीगार्ड्स थे। बीच में एक BMW थी, जिसका ड्राइवर उतरकर जल्दी से भागते हुए दूसरी तरफ का डोर ओपन किया। तभी उसमें से एक लड़का निकला, जिसकी उम्र यही कोई 26 साल रही होगी। हाइट यही कुछ 6 फुट 2 इंच, देखने में हट्टा कट्टा, मस्कुलर बॉडी। देखने में लगता था कि उसने अपनी बॉडी जिम में बनाई होगी। बाल बड़े और गर्दन तक आते थे। बाइसेप्स पर भोलेनाथ का टैटू बना हुआ था। हाथों में रुद्राक्ष की माला बंधी हुई थी। आंखें काली गहरी, जिससे वह अपने आसपास के लोगों को घूर रहा था। उसके घूरने से लोग घबराकर अपनी नजरें नीचे कर ले रहे थे। उसका ऑरा ही ऐसा था। रंग गोरा, चेहरे पर बियर्ड, माथे पर तिलक लगाए हुए था। उसने एक धोती पहनी हुई थी और व्हाइट कलर का गमछा जो अपनी पीठ पर से डाले हुए हाथ में पकड़ा हुआ था। रौबीली पर्सनैलिटी थी उसकी, जो देखते ही बनती थी। अभी अभी पंडित जी ने उसका जनेऊ किया था और उसे गंगा मैया में डुबकी लगाने के लिए कहा था, तो वो सीढ़ियाँ उतरते हुए गंगा मैया में डुबकी लगाने जा रहा था। वहाँ खड़ी भीड़ उसे रास्ता दे रही थी और राम राम नेताजी बोल रही थी। लोगों को उसने अपना एक हाथ दिखाकर आगे बढ़ गया। गंगा नदी में डुबकी लगाने के लिए आगे बढ़ गया। उसने जैसे ही डुबकी लगाई, बाहर निकलने लगा, वैसे ही उस भीड़ में से 2-3 आदमी जो तलवार लिए हुए थे, उसने उस पर हमला कर दिया। उसने दोनों हाथों से उन लोगों को पकड़ लिया। सम्राट की बॉडी गार्ड कार के पास खड़े थे। जैसे ही वह दौड़कर आने लगे, सम्राट ने अपनी जल्दी निगाहों से उन्हें देखा तो वह समझ गए और चुपचाप वहीं खड़े रहे। सम्राट ने उन लोगों को हाथ दिखाते हुए मना किया। सम्राट ने उन लोगों का हाथ पकड़कर तोड़ दिया। हाथ तोड़ने की वजह से एक आदमी की दर्द भरी चीख निकल गई। जिसकी वजह से सभी लोग डर से कांपने लगे। तभी तीसरे आदमी ने तलवार लेकर जैसे ही सम्राट पर वार किया, सम्राट ने दूसरे हाथ से उसे पकड़कर जोर से एक पत्थर पर पटक दिया, जिससे उसका सर पत्थर से टकराया और जैसे कोई नारियल फूटता है उस तरह से उसका सर फूट गया और उसमें से ब्लड निकलने लगा। सम्राट ने एक शैतानी स्माइल की और विजय की तरफ देखा। विजय सम्राट का असिस्टेंट था। विजय को जैसे उसने देखा, विजय जल्दी से एक चेयर लेकर आया और नदी के पास रख दिया। सम्राट उस चेयर पे किसी राजा की तरह बैठ गया। चारों तरफ लोग हाथ जोड़े खड़े थे।
सम्राट ने वहां पड़ी तलवार हाथ में उठाई और उसके ऊपर अपनी उंगलियां फेरते हुए विजय से कहा, पता लगाओ इन्हें किसने भेजा है। विजय ने हाँ में सर हिलाया। तभी एक बुढ़िया सम्राट के पास आकर बोली, प्रणाम नेताजी। सम्राट ने अपनी नजर उठाकर उस बुढ़िया की तरफ देखा। बुढ़िया ने रोते हुए कहा, नेताजी, हमारी बिटिया को वह राक्षस उठा ले गया है। सम्राट ने विजय की तरफ देखा और पूछा, यह किसकी बात कर रही है। वह बुढ़िया, जिसका नाम सावित्री था, वह रोते हुए बोली, नेताजी, वही लाखन से हमने 5,000 रुपए उधार लिया था, तो हम चुका नहीं पाए, तो वह हमें बोला कि पैसे दे दो, पर हमने उससे थोड़ी मोहलत मांगी थी, पर वह मना कर दिया और नहीं माना। वह हमारी बिटिया को उठा ले गया। हमारी बिटिया सिर्फ 12 बरस की है। जैसे ही सम्राट ने यह बात सुनी, उसकी आंखें गुस्से में लाल हो गईं और उसके हाथ कुर्सियों पर कस गए। सम्राट ने विजय से कहा, विजय, लाखन को फोन लगाओ और उसे अभी इसी वक्त यहाँ बुलाओ। विजय ने हाँ में सर हिलाया। उसके बाद उसने लाखन को कॉल कर दिया। 10 मिनट के अंदर लाखन सम्राट के सामने खड़ा था। सम्राट ने गुस्से में लाखन को देखते हुए कहा, इनकी बच्ची कहाँ है। लाखन ने कहा, नेताजी, हमें नहीं पता, हम नहीं जानते, ये बुढ़िया झूठ बोल रही है। सम्राट इस वक्त बहुत शांत दिखाई दे रहा था, पर जैसे ही लाखन ने झूठ बोला, सम्राट की मुट्ठियां गुस्से में कस गई और वह अपने चेयर पर जोर से एक लात मारते हुए खड़ा हो गया और बोला, सच बोलो लाखन, नहीं तो इसका अंजाम तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। सम्राट के ऐसे एक्शन से लाखन डर से थरथर कांपने लगा। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। सम्राट अपनी जलती निगाहों से लाखन को देख रहा था। लाखन अपने हाथ जोड़ते हुए बोला, हमें माफ कर दीजिए नेताजी, यह हमारा पैसा ले ली और हमें नहीं दे रही थी, इसलिए हम इसकी बिटिया को घर में काम करने के लिए उठा ले गए। इतना कहकर लाखन सम्राट का पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगा। सम्राट ने गुस्से में लाखन को एक लात मारा। उसके सर पर पैर रखते हुए उसे मसलते हुए बोला, हमने कहा है ना, लड़कियों को कोई हाथ भी नहीं लगाएगा, और अगर हाथ लगाएगा तो इसका अंजाम भी भुगतना पड़ेगा। इतना कहकर सम्राट ने अपने बॉडीगार्ड के हाथ से गन ली और लाखन के पैर पर चला दिया। गोली लगते ही लाखन जमीन पर जा गिरा, लेकिन वहां पर किसी की हिम्मत नहीं थी कि लाखन को ले जाकर अस्पताल में भर्ती कर दे। सम्राट अभी वहां खड़ा ही था कि उसके फोन की रिंग बजी। सामने से एक औरत ने सम्राट से कहा, बेटा जल्दी या घर आ जाओ, तुम्हारी पूजा भी बाकी है। सम्राट ने हाँ में सर हिला जवाब दिया और फोन कट कर दिया और वापस अपने BMW में जाकर बैठ गया। उसके बैठते ही उसके बॉडीगार्ड भी जल्दी से अपनी अपनी कार में बैठ गए और उनकी कार वहां से निकल गई। वाराणसी के बाजार में अवनी ने रिद्धि और सिया को देखते हुए कहा, यार तुम लोग एक बात बताओ, हम लोग पायल के घर पर कब जाएंगे। तभी सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा आप ही हैं वो मैडम जिन्होंने कहा कि आज नहीं जाएंगे, कल चलेंगे। तो कल शाम को ही जाएंगे ना, कल से हल्दी शुरू होने वाली है वहां पर। अवनी ने रिद्धि और सिया को देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, हाँ वो भी है, मैंने ही कहा था, और कहती क्यों नहीं, मैं पहले वाराणसी घूमूंगी ना। तो मुझे यहाँ का मार्केट भी तो घूमना है, गंगा घाट घूमना है, और यहाँ पर सब कुछ देखना है मुझे, समझी। और हाँ, कल सुबह हम लोग बाबा विश्वनाथ मंदिर भी चलेंगे। उन लोगों ने भी हाँ में सर हिलाया और वह लोग मार्केट घूमने लगे। थोड़ी दूरी पर एक लड़का कार से टेक लगाए उन लड़कियों को बहुत ध्यान से देख रहा था। देखने में बेहद हैंडसम। उसकी नजर अवनी पर ही थी। उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उसने अवनी को देखते हुए कहा, आखिर तुम वाराणसी में आ ही गई। कितना साल इंतजार करवाया तुमने मुझे। बचपन से ही तुमसे प्यार करता आया हूँ, और अब तो तुम कितनी खूबसूरत हो गई हो, जैसे कोई ताजा गुलाब। अभी वह यह सब सोच ही रहा था, तभी अवनी की नजर उस लड़के पर पड़ी। अवनी उसे घूरते हुए देखने लगी। रिद्धि से बोली, रिद्धि क्या तू उस लड़के को जानती है। रिद्धि ने पूछा, किस लड़के को। अरे वही जो कार से टेक लगाए हमें घूर रहा है। रिद्धि ने एक नजर उस लड़के को देखा और कहा, नहीं यार, मैं तो इसे नहीं जानती, पर यह तुझे घूर रहा है। अवनी ने शैतानी भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, क्या मुझे घूर रहा है। अच्छा रुक, इस लड़के को अभी सबक सिखा के आती हूँ।
इतना कहकर अवनी आगे जाने लगी। तभी अचानक उसके सामने एक जीप आकर रुकी और उसमें से 7-8 लड़के अवनी को देखते ही लस्ट भरी नजरों से देखने लगे और देखते हुए बाहर निकले और उसे यहाँ वहाँ टच करने की कोशिश करने लगे। अवनी ने एक लड़के को गुस्से में धक्का दिया और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया, जिससे उन लोगों को बहुत गुस्सा आ गया। उसमें से जो उनका बॉस था, उस लड़के ने कहा, उठा लो चलो, साली बहुत नखरे कर रही है, इसने मुझे थप्पड़ मारा ना, इसका हिसाब तो इसे देना ही पड़ेगा। इतना बोलते ही उन लोगों ने अवनी को पकड़ लिया। तभी रिद्धि गुस्से में चिल्लाती बोली, छोड़ो उसे, छोड़ दो। अवनी की सभी फ्रेंड्स वहां आ गई तो सभी लड़कों ने उन लड़कियों को भी पकड़ लिया और हंसते हुए बोले, यार यहाँ तो बहुत सारा माल है। वह लड़का सामने आया जो कार को टेक कर खड़ा था और गुस्से में बोला, छोड़ो इन सभी लड़कियों को। तभी एक लड़के ने बोला, क्यों छोड़े, और तू है कौन? उस लड़के ने एक पंच उस लड़के के मुंह पर मारते हुए बोला, विराट, विराट नाम है मेरा। इतना कहकर उसने उस लड़के को मारना शुरू कर दिया। उसके सभी दोस्त लड़कियों को छोड़कर उसके पास आने लगे तो उसने अपनी पैंट की जेब से एक बंदूक निकालकर उनके बॉस पर पॉइंट कर दिया। यह देखते ही सारी लड़कियां घबरा गईं और साइड में खड़ी हो गईं और उस लड़के के दोस्त वहां से भाग गए। यह देखकर विराट मुस्कुराया और बोला, बहुत अच्छे दोस्त पाल रखे हैं तुमने, आइंदा ऐसा किया तो फिर जान से मार दूंगा। वह लड़का गिड़गिड़ाते हुए बोला, छोड़ दो मुझे, अब नहीं करूंगा, प्लीज माफ कर दीजिए। अवनी सामने आई और विराट को देखते हुए बोली, प्लीज उसे जाने दीजिए, अब वह ऐसा नहीं करेगा, उसको सबक मिल गया है ना। विराट अवनी की तरफ देखने लगा तो वह लड़का जल्दी से अपनी जीप में बैठा और वहां से निकल गया। यह देखते ही अवनी जोर जोर से हंसने लगी और बोली, देखिए आपसे डर के भाग गया कैसे, और जोर जोर से हंसते हुए विराट को देखने लगी। विराट भी मुस्कुराते हुए सिर्फ अवनी को ही देख रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आप यहाँ की नहीं है क्या? अवनी ने कहा, मैं मुंबई से हूँ और यहाँ शादी अटेंड करने आई हूँ। विराट ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह रियली? अवनी ने हाँ में सर हिला दिया। विराट ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको कहाँ जाना है, मैं छोड़ देता हूँ। अवनी ने कहा, मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ आई हूँ, मैं उनके साथ ही चली जाऊंगी। अवनी ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू वेरी मच हेल्प करने के लिए। विराट ने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो अवनी ने भी अपने हाथ आगे बढ़ा दिए और थैंक यू बोलकर वहां से चली गई। विराट एकटक अवनी को देखता रहा जब तक वह उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। सम्राट की कार आकर एक बहुत बड़ी हवेली के सामने रुकी। हवेली बहुत बड़ी थी और बहुत पुरानी भी थी। बाहर से वह जितनी पुरानी लगती थी, अंदर से उतनी ही खूबसूरत थी। वह पुश्तैनी हवेली लगती थी। वहां पर बहुत सारे बॉडीगार्ड्स और बहुत सारे नौकर चाकर थे। जैसे ही सम्राट अपनी गाड़ी से उतरा, सभी बॉडीगार्ड्स और नौकर उसे सर झुकाकर प्रणाम करने लगे। हवेली को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। ऐसे लग रहा था कि किसी की शादी हो। जैसे ही सम्राट अंदर गया, सामने से सम्राट के पिता रुद्र प्रताप सिंह मुस्कुराते हुए आए। उन्होंने इस वक्त एक धोती कुर्ता पहना हुआ था और सर पर साफा बांधा हुआ था। एकदम रौबदार पर्सनालिटी दिख रही थी। नूर तो चेहरे से झलक रहा था। बड़ी बड़ी मूछें और मूछों पर दाव देते हुए रुद्र प्रताप सिंह ने सम्राट से कहा, आ गया मेरा शेर, बहुत टाइम लगा दिया। सम्राट ने अपने पिताजी का पैर छूकर कहा, बाबूजी, वह कुछ जरूरी काम निपटाना था, इस वजह से हम लेट हो गए। इतना कहकर सम्राट सोफे पर जाकर बैठ गया। रुद्र प्रताप सिंह भी बाजू में बैठ गए और बोले, तुम्हें पता है ना हमने तुम्हारी शादी क्यों तय की है? अगर तुम्हारी शादी उस लड़की से हो गई तो हमारी राजनीति और स्ट्रांग हो जाएगी और अगला चीफ मिनिस्टर बनने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। सम्राट ने मुस्कुराते हुए अपने बाबूजी को देखा और कहा, हाँ बाबूजी, मुझे कोई ऐतराज नहीं है शादी करने में। जैसे बाकी सभी चाची दादी घर में पड़ी हैं, वैसे ही वह भी पड़ी रहेगी, इससे हमारा ही तो फायदा है ना। इतना कहकर सम्राट अपने घर की औरतों की तरफ देखने लगा। तभी सम्राट की माँ राधा जी हाथ में ट्रे लिए सम्राट और रुद्र प्रताप के सामने आकर खड़ी हो गई और ट्रे रखते हुए बोली, बेटा इतना देर क्यों कर दिया? जैसे ही रुद्र प्रताप ने राधा के मुंह से आवाज सुनी, वह गुस्से भरी निगाहों से राधा को देखने लगा। उसने वह ट्रे उठाकर नीचे पटकते हुए कहा, तुम्हें दिखाई नहीं देता? जब दो मर्द बात कर रहे हो तो औरतों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। सम्राट ने एक नजर अपनी माँ को देखा, उसके बाद अपने पिता को देखा और बोला, जाने दीजिए ना पिताजी, माँ ने मुझे फोन किया था। रुद्र प्रताप ने गुस्से में सम्राट की तरफ देखते हुए कहा,
जब मैं बात कर रहा हूँ सम्राट तो बीच में ना बोला करो। सम्राट चुप हो गया। उसने कुछ नहीं कहा। घर में सम्राट के पिताजी का ही चलता था और सम्राट के पिताजी को बिल्कुल पसंद नहीं था कि घर की औरतें किसी भी चीज में दखलंदाजी करें। पूरे घर का नियम कानून सब कुछ सम्राट के पिता और उसकी दादी ही चलाते थे। उसकी दादी अपनी बहुओं को इतना दबा कर रखती थी कि उन्हें इस घर में घुटन होता था। और सम्राट भी रूढ़िवादी विचार का ही था। उसके घर में उसकी दादी कौशल्या, बड़े पिताजी लक्ष्मण प्रताप सिंह, उनकी बेटी नियति, बेटा शिव प्रताप सिंह जो इस वक्त लखनऊ में था, और छोटा बेटा जिसका नाम शिवम था, और उनकी पत्नी सुमित्रा। इसके अलावा उसके चाचा राम प्रताप सिंह, उनकी पत्नी जानकी और बेटी वंदना और शालिनी रहती थी, और उनका एक बेटा था। इनके विचारों से तंग आकर वो अमेरिका चला गया था। उसका नाम विक्रांत था। इस घर की सभी लड़कियों को इस घर को जल्द से जल्द छोड़कर जाना चाहती थी, क्योंकि सभी लड़कियां इनके रूढ़िवादी विचारों से तंग आ चुकी थी। उन्हें घर से बाहर तक नहीं निकलने मिलता था, सिर्फ कॉलेज जाने मिलता था, वो भी अपनी कार से जाना पड़ता था। सारी बहुएं अपने सर पर पल्ला लिए रहती थी। अगर गलती से उनका पल्ला नीचे गिर गया तो उसकी भी सजा उन्हें मिलती थी। इसलिए सब इस घर में डरती थी और दादी कौशल्या सब पर नजर रखती थी। सारी लड़कियां यही सोचकर घबरा रही थी कि अब जब सम्राट की शादी होगी तो एक लड़की और इस घर में बलि का बकरा बन के आएगी। यही सोचते हुए सारी लड़कियां एक दूसरे से बात कर रही थी। नियति ने वंदना को देखते हुए कहा, यार वंदू, अब क्या होगा? सम्राट भाई की शादी हो रही है और तुझे तो पता है ना आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियां, तुझे पता है ना मीरा ने MBA किया है। बताओ इस घर में कैसे रहेगी, कैसे एडजस्ट करेगी? वंदना ने भी मुंह बनाते हुए कहा, हाँ यार, यहाँ के तो मर्दों की शादी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर औरतों की कोई इज्जत नहीं है, ऊपर से कोई छूट भी नहीं है। सभी औरतें किचन में खड़े होकर यही सारी बातें कर रही थी कि तभी बाहर से जोर से चिल्लाने की आवाज आई, राधा, ए राधा, यहाँ। राधा जल्दी से दौड़ते हुए हॉल में गई। कौशल्या देवी अपनी कुर्सी पर बैठे हुए माला फेर रही थी और राधा को देखते हुए बोली, तूने सम्राट को बताया ना कल सुबह विश्वनाथ मंदिर जाना है? राधा ने अपनी पलकें झुकाकर कौशल्या जी को देखते हुए कहा, नहीं अम्मा जी, वह मैं। राधा इतना ही बोल पाई थी कि कौशल्या ने गुस्से भरी निगाहों से राधा को देखते हुए बोली, तो बता दे, उसे सुबह सुबह उठकर विश्वनाथ मंदिर जाना है। राधा ने हाँ में सर हिलाया और सम्राट के कमरे की तरफ चली गई। सम्राट जो इस वक्त फोन पर किसी से बात कर रहा था, तभी राधा जी उसके कमरे की डोर को नॉक करते हुए सम्राट को आवाज दी। सम्राट ने अपने फोन को कट कर दिया और डोर ओपन किया और गुस्से में भड़कते हुए कहा, माँ आप बाद में नहीं आ सकती? राधा जी अपनी पलकें झुकाए सम्राट से बोली, बेटा वो रस्म है, कल सुबह तुम्हें विश्वनाथ मंदिर जाना है, बस वही बोलना था। सम्राट ने गुस्से में अपनी माँ को घूरा और हाँ कहकर दरवाजा उनके मुंह पर बंद कर दिया। राधा जी अपनी डबडबाई आंखों से सम्राट के उस बंद किए हुए दरवाजे को देखने लगी। उनकी आंखों से आंसू लुढ़क कर उनके गाल पर आ गया और वो वहां से अपने रूम की तरफ चली गई। दोस्तों, यह स्टोरी सिर्फ कल्पना मात्र है, मनोरंजन के लिए है। कुछ हिंसक चीजें भी इसमें बताई गई हैं, तो प्लीज इसे माइंड मत कीजिएगा और प्लीज सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। प्लीज सपोर्ट करिए और थैंक यू पूजा जी मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू।